हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आपके लिए लाए हैं हम क्लास 12th की एक शानदार क्लास। इन प्रश्नों को आपको परीक्षा में पढ़ के ही जाना है। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो बच्चों, आपके पास समय शेष है और जैसा कि उम्मीद कर रहे हैं सभी लोग पढ़ रहे हैं होंगे। ईश्वर से आपके सफल जीवन और आदर्श जीवन की प्रार्थना करते हैं। तो बच्चों, हम सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, समझते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। तो बच्चों, बता दें कि विज्ञान की वह शाखा है, ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैसे जैविक तंत्रों और जैविक क्रियाओं का उपयोग जो है वो मानव कल्याण के लिए किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो क्या हमने बताया बच्चों, क्या तुमको लिखना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं का उपयोग जो है ये किसके लिए किया जाता है, मानव कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे कि एल्कोहल बनाया जाता है जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा, इसका उपयोग करके सिरका तैयार किया जाता है और ऐसे प्रतिजैविक बनाई जाती हैं, औषधियां बनाई जाती हैं इसी के द्वारा। तो हमारे कहने का मतलब है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं का उपयोग जो है ये मानव कल्याण के हित में ही किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसको कैसे समझेंगे, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जहां पर जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, सूक्ष्म जैविकी, माइक्रोबायोलॉजी या फिर आणविक जीव विज्ञान, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या आनुवंशिकी जेनेटिक का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैव रसायन का, सूक्ष्म जैविकी का और आणविक जीव विज्ञान का या फिर आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बच्चों, अक्सर एग्जाम में पूछ जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है, जैव प्रौद्योगिकी जो है, अरे इसका जो संबंध है, ऐसे इसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था। तो ऐसे जैव प्रौद्योगिकी का जो जनक है वो किसको माना जाता है, कार्ल एरेक एरेक को। इन्होंने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था सन 1919 ईस्वी में। आगे समझते हैं तो इसको याद रखेंगे, प्रयोग कब किया गया, सन 1919 ईस्वी में इसका प्रयोग ठीक किसने किया था, कार्ल एरेक ने किया था। तो इन्हीं को यहाँ से क्या किया था, जैव प्रौद्योगिकी का जनक माना जाता है, किसको, कार्ल एरेक को। आगे समझते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि जैव विविधता क्या होती है बच्चों। तो बता दें कि ये पृथ्वी जो है इस पर तुमको अनेक प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं। जो जैसे जिनके कार्य और आकार प्रकार सब क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इसी विविधता को ही हम क्या कहते हैं, जैव विविधता। तो जो ऐसे भारत जैसा देश है, ठीक और भी देश है, ठीक सब में क्या पाई जाती है, अनेक प्रकार की विविधताएं तुमको देखने को मिलती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो क्या कहेंगे, पृथ्वी पर जो जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, अनेक प्रकार के ऐसे जो जीव जीव होते हैं पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पर जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं और सबका बताया भी, संरचना भी क्या होता है, अलग अलग होता है, आकार भी क्या होता है, अलग होता है, उनकी आकृतियां भी अलग अलग होती हैं। और ठीक ये सब इन्हीं के आधार पर एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो इनमें जीवों में जो पाई जाने वाली भिन्नता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, पृथ्वी पर जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं जो संरचना, आकार और आकृति में एक दूसरे से क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। तो ये जीवों में जो पाई जाने वाली भिन्नता होती है इसी को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता ऐसे सर्व इसका प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम, तो सन 1985 ईस्वी में जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था। किसने किया था, वाल्टर रोजन ने। ठीक, किसने किया था, वाल्टर रोजन ने। अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस जो है ये प्रत्येक साल 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मई को। और जैव विविधता का जैसे जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, वाल्टर रोजन ने। कब किया था, सन 1985 ईस्वी में। आगे समझते बच्चों, कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों की जैविक क्रियाओं द्वारा, ठीक कह रहा है कि अगला ऐसे प्रश्न क्या है तुम्हारा, समझेंगे कि जैव उर्वरक कहाँ गया, अगला प्रश्न है जैव उर्वरक या फिर रासायनिक उर्वरक किसे कहते हैं। तो जैव उर्वरक क्या होते हैं और रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं, समझते हैं बच्चों कि सूक्ष्म जीवों की जैविक क्रियाओं द्वारा, क्या बताया हमने, सूक्ष्म जीवों की जैविक क्रियाओं द्वारा जो रसायन बनाए जाते हैं, तो जो उर्वरक तैयार किए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जैव उर्वरक कहते हैं। तो क्या हमने बताया बच्चों कि ऐसे जैव उर्वरक किन्हें कहा जाता है, तो
बताया कि सूक्ष्म जीवों की जैविक क्रियाओं द्वारा बनाए गए जो उर्वरक होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जैव उर्वरक कहते हैं। ये जो बच्चों जैव उर्वरक होते हैं और रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं, मतलब तो ऐसे उर्वरक जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रासायनिक उर्वरक। तो दोनों लिखने को क्या मतलब से आ जाएंगे कि जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं या रासायनिक उर्वरक से आप क्या समझते हैं। तो जैव उर्वरक में या फिर इनमें डिफरेंस आता है, अंतर लिखने को आ जाता है तो जैव उर्वरक कैसे क्या होता है, हमने बताया कि तो विभिन्न प्रकार के ये रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके बनाए जाते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के, ठीक, मतलब ऐसे सूक्ष्म जीवों की जैविक क्रियाओं के द्वारा बनाए जाते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जैव उर्वरक कहते हैं। और रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं, मतलब जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जैसे सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मतलब तो इनका उपयोग करके ऐसे जो बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम रासायनिक उर्वरक कहते हैं। तो बच्चों बता दें कि इन दोनों में फर्क क्या है। ये जो जैव उर्वरक होते हैं ये मृदा की उर्वरता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जबकि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं ये क्या करते हैं, मृदा की जो उर्वरा शक्ति होती है उसको क्या करते हैं, लगातार कम करते हैं, क्योंकि केमिकल्स हैं तो केमिकल्स के प्रभाव से जो मृदा की उर्वरता होती है मतलब उसमें पीएच में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। इस कारण से मतलब ये क्या करते हैं, मृदा की उर्वरता को क्या करते हैं, घटाते हैं। जो जैव उर्वरक होते हैं ये मानव के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं होते हैं, ना तो ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और ना ही ये भूमि को प्रदूषित करते हैं। और जबकि रासायनिक जो उर्वरक होते हैं ये करते क्या है, ये मानव के लिए भी हानिकारक होते हैं। भाई इनमें ऐसे कई सारे केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है इनको बनाने के लिए, तो ये क्या करते हैं, मानव के लिए भी हानिकारक होते हैं और ऐसे क्या होते हैं, ये मृदा के लिए भी ऐसे क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो ये है बच्चों जैव उर्वरक और रासायनिक उर्वरक। आगे समझते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, वाहित मल या जलमल किसे कहा जाता है, वाहित मल या जलमल किसे कहा जाता है। बता दें तुमको वाहित मल किसे कहते हैं, आ जाएगा पेपर में लिखने को, कैसे लिखोगे कि जब जल में बहुत से अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं, जब जल में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ क्या हो जाते हैं, मल मतलब ऐसे मिल जाते हैं, कचरा वगैरह मल वगैरह ऐसे क्या होता है, जब ऐसे जल में मिल जाता है तो जल कैसा हो जाता है, दूषित हो जाता है। ऐसे जल को ही हम क्या कहते हैं, वाहित मल या जलमल कहा जाता है। तो क्या कहेंगे कि जल में जब कई सारे अपशिष्ट पदार्थ जैसे कूड़ा करकट, ठीक, मतलब धूल मिट्टी के कण ये सब क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो जिससे जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वाहित मल या फिर जलमल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, जलमल बोला जाता है। आगे समझते हैं, मतलब तो जब जल में ये सारे पदार्थ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो इसके उपचार में किया क्या जाता है, इसके उपचार में हम मलकुंड या सेप्टिक टैंक या ऑक्सीकरण तालाब आदि लघु इकाइयों का उपयोग करते हैं, जिससे जल को क्या किया जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है, मतलब इससे जल को दूषित होने से बचाया जा सकता है। तो हमारे कहने का मतलब इसके उपचार में आप किसका प्रयोग कर सकते हो, मलकुंड, सेप्टिक टैंक या फिर ऑक्सीकरण तालाब आदि लघु इकाइयां बनाई जाती हैं। आगे समझते हैं कि ऐसे आगे अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि जैव उपचारण किसे कहा जाता है, क्या, जैव उपचारण। ये भी बच्चों ऐसे कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो तुमको इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ना है कि जैव उपचारण क्या होता है। समझते हैं, मतलब ऐसे जैव उपचारण क्या होता है, सूक्ष्म जीव अपशिष्ट, कैसे, सूक्ष्म जीव अपशिष्ट पदार्थ जैसे कौन, वाहित मल में, अरे क्या लिखेंगे कि सूक्ष्म जीव अपशिष्ट पदार्थ जैसे वाहित मल में उपस्थित अरे जैव प्रदूषकों, मतलब जो सूक्ष्म जीव अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे कौन, वाहित मल में, ठीक, उपस्थित, अभी पढ़ाया तुमको यहाँ से वाहित मल क्या होता है। तो वाहित मल में जो उपस्थित जैव प्रदूषकों तथा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके इन्हें क्या करना, पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करना, मतलब जो वाहित मल में उपस्थित यहाँ से जैव प्रदूषक पदार्थ होते हैं या कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको अपघटन करके, ठीक, उनका अपघटन करके पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त क्या करना, प्रदूषण मुक्त करना ही क्या कहलाता है, जैव उपचारण कहलाता है। तो बच्चों इसको आप ध्यान से पढ़ना और यह आपके एग्जाम में आने वाली है हेडिंग। मतलब तो क्या हमने बताया कि सूक्ष्म जीव अपशिष्ट पदार्थ जैसे कौन होते हैं, वाहित मल होते हैं। तो इसमें जो उपस्थित जितने भी ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनका ऐसे क्या करके अपघटन करके इनको पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त करना ही क्या कहलाता है, मतलब जैव उपचारण कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव उपचारण कहलाता है। आगे समझते हैं बच्चों कि सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है। तो बच्चों सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या होती है बता दें उनको कि विज्ञान की वह शाखा
क्या बताया हमने? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान किसे कहा जाता है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऐसे विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। तो बच्चों बता दें कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो हमने यहाँ से बताया कि सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या होता है और इसके जनक कौन है। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे समझाते हैं बच्चों ऐसे तुमको कि अम्लीय वर्षा क्या होती है और इससे क्या क्या हानियां होती है अम्लीय वर्षा से। तो बच्चों बता दें कि हम दिन प्रतिदिन क्या करते हैं, ऐसे बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जैसे लकड़ी है, ठीक, कागज है, अंदर बहुत सारे पदार्थों को क्या करते हैं? जलाते हैं। और तो इनके जलाने से क्या होता है? हानिकारक गैसें जैसे कौन उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जैसे उत्पन्न होती है, और ऐसे क्या बनता है? तो ये गैसें क्या होती है? उत्पन्न होती हैं। और ऐसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होता है। तो ये क्या होती हैं? जब ये वायुमंडल में पहुंच जाती हैं, ये गैसें भाई जलाएंगे तो ऐसे जो धुआं उसका होगा, ठीक, कहाँ जाएगा? उठकर से वायुमंडल में ही जाएगा। तो वायुमंडल में क्या उपस्थित होती है? जल वाष्प उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है? जल वाष्प उपस्थित होती है। तो ये जल वाष्प से क्या कर लेते हैं? क्रिया कर लेते हैं। और जब ये जल वाष्प से क्रिया कर लेते हैं तो ये बना लेते हैं हानिकारक अम्ल। जैसे कौन बना लेते हैं? H2SO4, H2SO4। और क्या बना लेते हैं? H2CO3 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक, कार्बोनिक अम्ल, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, ठीक, ये अम्ल बना लेते हैं। और जब इनसे वर्षा होती है तो यही अम्ल क्या होते हैं? पृथ्वी पर आ जाते हैं बरसात के साथ। इसी वर्षा को हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? जब बच्चों ईंधन को जलाया जाता है, किया जाता है? जब ईंधन को जलाया जाता है तो उससे जो निकलने वाला धुआं होता है उसमें ऐसे क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि गैसें होती हैं। और जब ये गैसें वायुमंडल में पहुंचती हैं तो वायुमंडल में जो उपस्थित जलवाष्प है इससे क्रिया करके क्या बनाती है? हानिकारक अम्ल बना लेती हैं। और जब यही अम्ल क्या होते हैं? वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आते हैं तो इसी वर्षा को हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब ऐसे आ जाता है कि अम्लीय वर्षा से क्या क्या हानियां होती हैं। तो तुमको बता दें कि जो अम्लीय वर्षा होती है इससे बच्चों की जो मृदा की उर्वरा शक्ति होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पीएच मान में क्या हो जाता है? ठीक, पीएच मान जो है उसका परिवर्तित हो जाता है, मृदा की अम्लीयता क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक, तो पहले तो ऐसे ये इससे हानियां है कि मृदा क्या हो जाती है? दूषित हो जाती है। दूसरी बात क्या है कि अम्लीय वर्षा के कारण नदियों का, तालाबों का जो जल है, ठीक, वो क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। अब उस जल को ऐसे, जल में क्या रहते हैं? जलीय जीव रहते हैं। तो जलीय जीव ऐसे ऐसे क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं इसके कारण। तो हमारे कहने का मतलब है अम्लीय वर्षा से नदियों, तालाबों आदि का जल क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। और जब इसको उसमें रहने वाले जो जलीय जीव हैं इसका उपयोग करते हैं तो वो भी ऐसे क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और फिर उनको जब दूसरे लोग उपयोग करेंगे तो ऐसे क्या होंगे? वो भी, उनको भी ऐसे क्या होगी? ठीक, हानि पहुंचेगी। तो इसी वर्ष ऐसे तो ये वर्षा से क्या होती है? ये हानियां होती हैं। और जैसे कि तुमने देखा होगा जो बड़ी-बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं बनी है, जैसे ताजमहल का लगातार रंग जो है ये कैसा होता जा रहा है? फीका पड़ता जा रहा है। तो इसका कारण भी क्या है? अम्लीय वर्षा है। और तुमको बता दें कि ये जो अम्लीय वर्षा होती है, एसिडिक रेन होती है, इसके कारण ऐसे जो है फसलें वगैरह जो होती हैं ये क्या होती है? नष्ट हो जाती है। फसलें क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। आगे समझते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? अतिदोहन किसे कहा जाता है? काफी अच्छा प्रश्न है कि अतिदोहन किसे कहते हैं। तो बच्चों बता दें कि अतिदोहन क्या होता है कि मानव अपनी उपयोगिताओं के लिए, ठीक, अपनी आपूर्ति के लिए या फिर अपनी आवश्यकताओं के लिए दिन प्रतिदिन जंगलों को लगातार क्या कर रहा है? काट रहा है। और काट कर वहां पर जैसे घरों को बना रहा है या फिर होटल वगैरह खोल रहा है। ठीक, तो इसी को ऐसे क्या कहते हैं? अतिदोहन कहते हैं। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों को या जीवों को लगातार क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अतिदोहन कहते हैं। जिसके कारण हमको भविष्य में किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो बात समझ में आया?
तो इस अति दोहन को क्या करना है बच्चों, रोकना है तुमको। ठीक, मतलब जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाएं। ठीक, आगे समझते हैं कि सह विलुप्तता किसे कहते हैं। सह विलुप्तता क्या होती है ना, तो तुमको बता दें कि प्रकृति में बहुत से ऐसे जीव होते हैं या जीवों की प्रजातियां जो होती हैं, उनके नष्ट होने पर उन पर निर्भर होने वाली जो अन्य प्रजातियां होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, उनके साथ साथ नष्ट हो जाती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सह विलुप्तता कहते हैं। जैसे कि बेर वगैरह पर देखा होगा, बेर पर ऐसे या बबूल के पेड़ वगैरह पर देखा होगा, किसका मतलब पौधा, अमरबेल का पौधा देखा होगा। किसका, अमरबेल। ठीक, तो अमरबेल जो है ये अमरबेल तो बच्चों ये परजीवी है। ठीक है, परजीवी है। वो भी कैसा परजीवी है, ठीक, मतलब तुमको बता दें अमर परजीवी है ना। मिस परजीवी क्या होता है, पैरासाइट जो दूसरे पर रहते हैं उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है, तो बेर या बबूल आदि के पेड़ों पर जो रहने वाला अमरबेल है, मतलब अगर ऐसे बबूल के पेड़ या फिर मतलब ऐसे बेर वगैरह के ऐसे इसके पेड़ मतलब अगर नष्ट हो जाए, तो इन पर जो रहने वाला में से इन पर जो रहने वाली ठीक पौधा कौन सा है, अमरबेल, ये भी क्या होगा, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। इसकी भी प्रजाति क्या हो जाएगी, अगर ये प्रजातियां नष्ट हो जाए तो ये भी ऐसे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, सह विलुप्तता कहते हैं। तो बच्चों सह विलुप्तता ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो क्या लिखोगे कि मतलब प्रकृति में बहुत से ऐसे जीवों की प्रजातियां होती हैं जिनके नष्ट होने पर उन पर आश्रित होने वाली या निर्भर रहने वाली प्रजातियां जो होती हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इन्हीं को हम ऐसे क्या कहते हैं, सह विलुप्तता कहते हैं। आगे समझते हैं बच्चों ऐसे कि एंजाइम थेरेपी किसे कहा जाता है। एंजाइम थेरेपी किसे कहते हैं या फिर जीन थेरेपी किसे कहा जाता है, तो समझते हैं तो बच्चों से जीन थेरेपी या एंजाइम थेरेपी क्या होता है, काफी अच्छा प्रश्न है। ठीक, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों तो बता दें कि मानव के शरीर में त्रुटिपूर्ण जो जीन होता है, मानव के शरीर में त्रुटिपूर्ण जो जीन होता है उसको किस जीन में परिवर्तित करना, स्वास्थ्य जीन में क्या कर देना, परिवर्तित कर देना। मतलब जो त्रुटिपूर्ण जीन है ठीक मानव के शरीर में, उसको कैसे जीन में परिवर्तित कर देना, स्वास्थ्य जीन में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है मतलब। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जीन थेरेपी कहते हैं। तो बच्चों बता दें कि जीन थेरेपी क्या होता है, कि जीन थेरेपी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आनुवांशिक जो रोग होते हैं, कैसे रोग, ठीक जेनेटिक कैसे डिसीज होती हैं, उनको क्या किया जाता है, धीरे धीरे समाप्त किया जा सकता है। तो ये था जीन थेरेपी। अब समझते हैं कि एंजाइम थेरेपी क्या होता है। तो बच्चों बता दें कि एंजाइम थेरेपी क्या होता है, इसमें प्रतिरक्षा तंत्र में जो संलग्न एंजाइम होते हैं, क्या हमने बताया कि इसमें प्रतिरक्षा तंत्र में जो संलग्न एंजाइम है, ठीक लिख सकते हो अपनी कॉपी में, कि इसमें प्रतिरक्षा तंत्र में जो संलग्न एंजाइम होते हैं, ठीक उनको यहाँ से क्या किया जाता है, उनकी जो त्रुटि होती है, उनमें जो कमियां होती हैं, उनको क्या किया जाता है, ठीक कर दिया जाता है। जिससे मतलब ऐसे जो जीव की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसको भी क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एंजाइम थेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम थेरेपी कहते हैं। तो आगे समझते हैं कि मतलब अगला प्रश्न क्या है, बायोपायरेसी या जैव दस्युता क्या होती है। काफी ज्यादा पूछा जाता है कि बायोपायरेसी या जैव दस्युता क्या होता है बच्चों। तो तुमको बता दें कि बहुराष्ट्रीय कंपनी तथा दूसरे संगठन द्वारा, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं मतलब तथा दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों की बिना अनुमति के उनके संसाधनों का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। मतलब कह सकते हो कि उनके जो पेटेंट हैं, मतलब उनको ऐसे क्या करना, उनके दस्तावेजों को क्या करना, चुराना या फिर उनकी कॉपी करना ही क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। बहुत सी ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ठीक, मतलब जो विदेशी कंपनियां होती हैं ठीक, तथा दूसरे संगठन द्वारा, मतलब दूसरे संगठन के सहयोग द्वारा या फिर किसी राष्ट्र का प्रयोग करना, मतलब किसी राष्ट्र जो है या मतलब किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों की बिना अनुमति के, जो राष्ट्र है ठीक उसकी अनुमति के बिना उन संसाधनों का प्रयोग कर लेते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं। मतलब इसी को हम क्या कहा जाता है, जैव दस्युता कहते हैं। जैसे कि एक चावल है जिसका नाम है मतलब बासमती चावल, ये एक भारत की किस्म है जो काफी शताब्दियों से भारत में उगाई जाती आ रही है। लेकिन अमेरिका जो कंपनी है उसका दावा है
मतलब उसने दावा पेश किया है कि जो बासमती चावल है, मतलब ये हम लोगों ने ऐसे तैयार किया था इसको, और इसके भारत के जो लोगों ने ऐसे क्या कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, नकल कर लिया, ठीक, और उन्होंने इसको बना लिया ऐसे। तो ऐसे वो कंपनी है, राइटिक कंपनी है, ठीक, जिसने ये दावा पेश किया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मतलब ऐसे बायो पायरेसी कहते हैं। तो बच्चों तुमको ऐसे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन सी कंपनी है अमेरिका की जिसने ये दावा पेश किया था कि बासमती जो चावल है इसको हम उगा रहे हैं, ठीक, मतलब लेकिन मतलब ये इसका उपयोग कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। हमने उगाया था पहली बार, लेकिन ऐसा नहीं है, भारत ने ही इसको पहली बार ऊपर उगाया था। और ये काफी शताब्दियों से उगाया जाता मतलब ऐसे उगाया जा रहा है भारत में। आगे समझते हैं बच्चों, ऐसे अगला क्वेश्चन क्या है कि ऐसे अगला ऐसे कि बीटी फसलें किसे कहते हैं। बीटी फसलें क्या होती हैं, तो बच्चों बता दें कि जो बीटी है, मतलब ये एक प्रकार का प्रतिविष है। क्या है, प्रतिविष है, मतलब जो बैसिलियस थुरिंजियस नामक जीव से क्या जाता है, तैयार किया जाता है। बैसिलियस थुरिंजियस नामक, ठीक, जीव से तैयार किया जाता है बीटी। तो बता दें कि बीटी मतलब से फसलें क्या होती हैं, जब बीटी जीव विष का जो जीन होता है जीवाणु से निकालकर, ठीक, क्या हमने बताया कि जब बीटी जीव विष का जीन जो होता है, बीटी जीव विष जो होता है, इसका जीन निकालकर क्या किया जाता है, मतलब जैसे जीवाणुओं से निकालकर पादपों में, पौधों में, पेड़ पौधों में क्या कर दिया जाता है, इसको रूपांतरित कर दिया जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बीटी फसलें कहते हैं। ऐसी फसलों को हम क्या कहते हैं, बीटी फसलें कहते हैं, जिसमें बैसिलियस थुरिंजियस नामक ट्रांसजीन जो होता है इसको क्या किया जाता है, प्रविष्ट करा दिया जाता है, जिससे मतलब पादप जो होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, कीट वगैरह से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इन्हीं को हम यहाँ से क्या कहते हैं, बीटी फसलें कहते हैं। जैसे कौन, बीटी बैंगन हो गया, बीटी कपास हो गया, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मतलब बीटी फसलें कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटी फसलें। आगे समझते हैं ऐसे बच्चों, जीएम फसलें क्या होती हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड। बीटी क्या होता है, बैसिलियस थुरिंजियस, और जीएम क्या होती है फसलें, मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड। तो जेनेटिक मॉडिफाइड क्या होती हैं, समझते हैं जीएम फसलें क्या होती हैं। जो फसलें होती हैं उनकी गुणवत्ता में क्या करने के लिए, सुधार लाने के लिए, फसलों की गुणवत्ता में क्या करने के लिए, सुधार लाने के लिए बच्चों, मतलब जीन का फेरबदल कर दिया जाता है, जिससे फसलों की जो गुणवत्ता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीएम फसलें कहते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड कहते हैं। जैसे देखा होगा पहले ऐसे क्या होता था, बाइक वगैरह जो होती थी, मतलब अलग टाइप की आती थी, लेकिन आज देखो कितना ऐसे मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, मतलब ऐसे बाइकों में कितनी सारी सुविधाएं दे दी गई हैं। मतलब तो इसी तरीके से क्या हुआ कि जो जीएम फसलें होती हैं, मतलब तो जैसे जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें क्या होती है, जीएम फसलें, तो फसलों के उत्पादन में पहले देखा होगा, मतलब जैसे पुराने लोगों से सुना होगा कि मतलब खेती तो लोगों के पास थी, जमीनें तो पर्याप्त थी, लेकिन उसमें अनाज जो होता था वो काफी कम होता था। बीज भी उतना प्रयोग करते थे, लेकिन सारे बीज जो थे वो ठीक मतलब से नहीं उगते थे। लेकिन आज आप जितने भी बीजों को ऐसे बोते हैं, ठीक, तो उसका ऐसे कम से कम 95% जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। तो ऐसी फसलों को हम क्या कहते हैं, जीएम फसलें कहते हैं। तो फसलों का जो उत्पादन है उसमें गुणवत्ता लाने के लिए, मतलब और उसमें सुधार लाने के लिए जीन का क्या कर दिया था, फेरबदल कर दिया जाता है, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, उनकी गुणवत्ता आदि में क्या किया था, सुधार लाया जाता है। तो ऐसी फसलों को हम क्या कहते हैं, जीएम फसलें कहते हैं। ठीक, जैसा कि बच्चों उम्मीद करते हैं कि मतलब सारे प्रश्नों को आपने अच्छे तरीके से सीखा होगा। मतलब तो बच्चों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।